नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स का 30 मिनट रैपिड रिवीजन सीरीज पर, उसमें हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज बारी है चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व को। उसको हम 30 मिनट से 35 मिनट में क्या कवर कर सकते हैं? तो हाँ प्यारे साथियों, बिल्कुल कवर कर सकते हैं और देखते हैं कैसे कवर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर को। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये चैप्टर आप जब स्पेशली एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ रहे होंगे तब ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरे साथियों, हम शुरू करते हैं और ये सीरीज का बेहतरीन तरीके से आप लोग आनंद उठा रहे होंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए भाई, क्या होता है देखते हैं भाई। पहला आप जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जब भी हम कोई चुंबक लेते हैं तो चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऐसा ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उस चुंबक के आसपास एक चुंबकीय सुई रखते हैं तो चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। इससे पता चलता है, और जब बल आघूर्ण काम करता है तो वह एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। इससे पता चलता है कि वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जैसा कि आप देखते हैं, यहाँ पर एक चुंबक है, चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं निकाल रहा है और यही बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर हम चुंबकीय सुई को रखते हैं तो भैया एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है और इससे पता चलता है भैया इस पर एक बल आघूर्ण काम करता है। बल आघूर्ण का मतलब होता है कि दो समान परिमाण के विपरीत दिशा में लगने वाले बल। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद बेटा होता है, क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बात कहें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र, दोनों का परिमाण एक ही होता है और इसका जो मात्रक होता है, क्या हो, इसे किससे प्रदर्शित करते हो? तो इसे आप बी से प्रदर्शित करते हो। सबसे बड़ी बात क्या है? इसके मात्रकों को याद रखना और इसके मात्रकों की पहचान करना। मेरे भाई, आप चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हो तो इसका जो मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक की बात करें तो टेस्ला होता है और सबसे छोटे मात्रक की अगर बात करें तो बेटा क्या होता है? गॉस होता है। और एक गॉस बराबर होता है 1 × 10⁻⁴ टेस्ला। और अन्य मात्रक की बात करूं तो सारे मात्रक क्या होते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है और न्यूटन एम्पियर पर मीटर होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन सेकेंड कूलम मीटर होता है। यानी इतने सारे इसके अन्य मात्रक होते हैं। गॉट इट? अब बात करते हैं मेरे भाई किसकी, तो बात करते हैं हम ऑस्टेड के प्रयोग पे। ऑस्टेड ने क्या कहा कि भैया जब हम किसी परिपथ में कोई बैटरी जोड़ देते हैं तो बैटरी से धारा प्रवाहित होती है, मतलब आवेश क्या होने लगता है? गतिमान अवस्था में आ जाता है। अच्छा, गतिमान होता है तो एक समान वेग से गतिमान होता है और जब एक समान वेग से आवेश गतिमान होता है तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन अगर किसी चालक पर धारा प्रवाहित करते हैं या किसी चालक पर आवेश प्रवाहित करते हैं तो वो अपने चारों या वो चालक अपने चारों ओर केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पर इनका प्रयोग था कि भैया परिपथ लिए, परिपथ में बैटरी जोड़े और बैटरी जोड़ने से इन्होंने देखा, और कैसे देखा? तो इन्होंने क्या किया, उसी परिपथ में एक चुंबकीय सुई लगा दिया। तो जैसे ही परिपथ में क्या किया, बैटरी जोड़ा, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। और साथ में साथ इन्होंने अलग अलग निष्कर्ष प्राप्त किए कि जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का क्या करते हैं, धारा का मान बढ़ाते हैं तो विक्षेप बढ़ जाता है। इससे पता चलता है चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा। तो भैया इसमें क्या होता है, जैसे सेल के धारा के मान को घटाते हैं तो चुंबकीय सुई का जो विक्षेप होता है वो घट जाता है। और ये भी देखा कि अगर हम ध्रुवता को पलट देते हैं यानी टर्मिनल को बदल देते हैं तो जो विक्षेप की दिशा है वो भी बेटा क्या हो जाती है? बदल जाती है। ये सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में किसने बताया? तो सबसे पहले ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया। चलिए भाई, इसको आपने देखा। फिर बात आती है भैया इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने बता दिया कि मेरे भाई, इन्होंने बता दिया कि चुंबकीय क्या होता है? क्षेत्र होता है जब भी किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न करता है। लेकिन कितना होता है इसके बारे में आते हैं कौन? बायो और सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिक आते हैं। बायो सेवर्ट नामक वैज्ञानिक आते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक एल लंबाई की चालक लिया और उसमें इन्होंने कहा भैया एक सूक्ष्म लंबाई कंसीडर किया और सूक्ष्म लंबाई कंसीडर करके कहा कि इससे आर दूरी पर, हमने कहा जब इस पर आई धारा प्रवाहित करता तो ये अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता। और कौन सा क्षेत्र? तो केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, जब यहाँ इन्होंने बात किया तो भैया इन्होंने देखा कि आर दूरी पर एक बिंदु पर कंसीडर किया। और जब हम बात करते हैं बाएं हाथ के नियम से, तो बाएं हाथ के नियम से पता चलता है किससे? इसके दाएं हाथ के नियम से। तो दाएं हाथ के नियम से पता चलता है भैया इधर की अगर बात करें तो इसकी दिशा क्या होती है? तल के लंबवत अंदर की ओर होती है। क्या कहोगे? यहाँ पर कहोगे बेटा तल के लंबवत अंदर की ओर होती है। क्या होती है? तल के लंबवत अंदर की ओर होती है। अंदर की ओर होती है तो उसे हम क्रॉस से दिखाते हैं। और बाहर की ओर देखेंगे, यहाँ पर बाहर की ओर देखेंगे तो मेरे भाई क्या होता है, इसे आप डॉट से दिखाते हो तो इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। तो लंबवत की बात करता है तो यहाँ पर देखा कि बायो सेवर्ट के अनुसार अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक क्या होता है? डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल होता है। सूक्ष्म लंबाई है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी सूक्ष्म होगी। इसके बाद दूसरा कहते हैं डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरे भाई आई होता है। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और चौथा क्या होता है? तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जब इन सभी को हम सभी कारक को मिलाते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर आता है डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आता है। और जैसे ही इसको हटाते हैं अनुपातिक नियतांक के आता है। और जहाँ के क्या होता है? अनुपातिक नियतांक होता है। और के बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई होता है। इसका मान 1 × 10⁻⁻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 
7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है और इसे क्या बोलते हैं, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की चुंबकनशीलता बोलते हैं। डन बेटा, तो यहाँ से आप समझिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते बेटा, तो आप कहोगे निर्वात की चुंबकनशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध, ये आपसे पूछा जाता है सीधे सीधे। तो आप कहोगे सर हम जानते हैं कि 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹ होता है और म्यू नॉट अपॉन 4π होता है तो 1 × 10⁻⁷ होता है। जब इसको हम समीकरण 1 देते हैं दोनों जोड़ने के बाद पूरा मेरे भाई, तो C इज इक्वल क्या आता है 1 में रूट में म्यू नॉट 4ε0 होता है। ठीक, तो यहाँ से इसका मात्रक पूछता तो आप कह दोगे केवल इसका मात्रक पूछता है, रूट में म्यू नॉट तो मीटर पर सेकंड, अगर 1 में म्यू नॉट ε0 की पूछता तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या इसे कह सकते हो कि मीटर स्क्वायर और सेकंड -2 होता है। डन बेटा, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप। आगे चलते बेटा, सबसे ज्यादा बात आती है इसकी दिशा निकालने के लिए। हमने कहा कि सर आपको यह बताता है क्या, दाएं हाथ के नियम से धारावाही चालक के कारण धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले उपयोग करते हैं दाएं हाथ के नियम का। दाएं हाथ के नियम कहता है कि यदि हम क्या करते हैं, यदि हम अपने दाहिने हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा, मतलब ये क्या करता है, अंगूठा धारा की दिशा, और ये जो आपकी हाथ की उंगलियां होती है तो ये बताता है कि उस बिंदु को दिखाता है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और ये तल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तल अगर अंदर की ओर है तो आप कह दोगे ये तलवा जो होता है, हाँ ये क्या है, अगर अंदर की ओर है तो कहोगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु के लंबवत अंदर की ओर है, और बाहर आ जाता है तो आप कह दोगे क्या होता है, बाहर की ओर है। ये सारी चीजें आपकी यहीं पर दिखाया गया है। ठीक, आगे देखते हैं बेटा, तो दक्षिणावर्ती पेच का होता है तो नोक होता है धारा की दिशा, और जब हम उसको घुमाते हैं किस हाथ से, ध्यान दीजिएगा, यदि हम पेचकस को करते समय ध्यान देना हमें दाएं हाथ का देखना है, तो दाएं हाथ से जब हम घुमाते हैं तो ये उंगलियां होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। यही सारी चीजें हैं। बात आती है यहाँ से बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग। यहाँ से हर बार आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, या तो न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, कुछ ना कुछ तो आता ही। तो मेरे भाई बायो सेवर्ट नियम क्या होता है, तो पहला नियम होता है धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। हमने कहा सर क्या करते हैं, एक धारावाही वृत्ताकार लूप लेते हैं और इसमें एक बैटरी जोड़ देते हैं, और बैटरी जोड़ते हैं तो भैया इसमें आई धारा प्रवाहित होती है। आई धारा प्रवाहित होती है। हमने एक छोटा सा बिंदु लिया, और आपको पता है कि कोई भी जब होता है परिधि पर केंद्र से खींची गई रेखा परिधि पर पड़ने वाली हमेशा लंबवत होती है। तो यहाँ से हम देखते हैं भैया क्या होता है, इस अल्पांश लंबाई से r दूरी पर, यानी केंद्र O पर जो दूरी होती है r होती है, और ये 90 डिग्री पर होता है ना। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। आपको पता है कि हमें कौन सा कोण लेना है, तो हमें ये वाला कोण लेना है, तो हमने कहा कि सर ये वाला कोण है 90 डिग्री है, तो भैया इसकी दूरी r है। सिंपल सी बात है। और यहाँ पर देखेंगे अंदर की ओर है, तो माना r त्रिज्या का वृत्ताकार लूप होता है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। बायो सेवर्ट नियम से हम कहते हैं सर एंगल कितना है 90 डिग्री, r ये r दिया है। तो मेरे भाई अगर हमें संपूर्ण लूप की कहा तो हमें संपूर्ण के लिए हमेशा क्या करना होता है, समाकलन करना होता है। तो हम यहाँ पर समाकलन कर देंगे। पूरे तरीके से समाकलन करने के बाद बेटा क्या आता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r आता है। क्या आता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r आता है। ठीक भाई, चल आगे देखते हैं बेटा। आगे होता है भैया दूसरा अनुप्रयोग होता है। दूसरे अनुप्रयोग की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा अनुप्रयोग जो होता है भैया, इसमें आप लोग की हालत टाइट हो जाती है। क्या होता है, धारावाहिक कुंडली के अक्ष के अनुदिश, यानी केंद्र पर नहीं उसके अक्ष के अनुदिश। तो हमने कहा सब एक क्या बनाना है, एक लूप लेते हैं, और इसके केंद्र O से हम कहते हैं कितनी दूरी पर, हम x दूरी पर एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट P कंसीडर करते हैं। और यहाँ से बेटा कहता है ये क्या होता है, तो इस पर क्या होते हैं, तो आप शीर्षाभिमुख या इसे व्यासाभिमुख खींचते हैं, तो ये व्यासाभिमुख हो जाता है, और ये भुजा ये लेते हैं। ठीक है, सूक्ष्म लंबाई ले लेते हैं। तो इसकी सूक्ष्म लंबाई dl है, और ये व्यासाभिमुख इसकी भी लंबाई बेटा क्या है, तो dl होता है। हम इस बिंदु पर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं भैया क्या होता है, खींची गई जो रेखा होती है 90 डिग्री पर होती है, या स्पर्श रेखा क्या होती है 90 डिग्री पर होती है। गॉट इट। तो हम यहाँ पर 90 डिग्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो मेरे भाई जब 90 डिग्री तो बायो सेवर्ट के अनुसार ये देखते हैं तो ये घटक में वियोजित होता है। जब यहाँ देखते हैं तो बेटा क्या होता है, db cos फाई हो जाता है, और यहाँ पर db cos फाई, ये दोनों समान है तो इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, और इधर जितने भी db sin फाई होते हैं वो सब जुड़ते चले जाएंगे क्योंकि एक ही दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते भैया जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना उसके प्रत्येक क्षैतिज घटक वियोजित हो जाएंगे, किंतु ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएंगे, का सदिश योग होता है। क्या होता है, सदिश योग होता है। हम यहाँ से उनको जोड़ते हैं तो b इज इक्वल क्या होता है, समाकलन कर देंगे db sin फाई। हमें पता है sin फाई की वैल्यू, यहाँ पर b की वैल्यू निकालते हैं, और sin फाई बराबर क्या होता है, a अपॉन में r हो जाता है। ठीक है, a अपॉन में क्या होता है, r होता है। इसको रखने के बाद मेरे भाई ये पूरी तरीके से इसमें क्या आता है, फाइनल आपका ये आता है किस पर, तो ये आपसे कहता है कि अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। आराम से स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, ये आपका इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, चलिए अगली बात आती है बेटा, ये होता है बायो सेवर्ट के अनुसार अनंत लंबाई के रिजु रेखीय। इसके लिए सीधे सीधे आता है भैया अनंत लंबाई की एक चालक तार है, इससे r दूरी पर स्थित क्या है, एक बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है। यहाँ से dl की बात देखते हैं, यहाँ से r है तो ये भी बेटा क्या होती है, ये बेटा क्या है, यहाँ से देखते हैं भैया क्या होता है, तो यहाँ से मिलाने हैं तो हमें यहाँ बोलते हैं कि आपका फाई है, और यहाँ पर आपका बेटा फाई 2 है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये अल्फा है, और ये बेटा क्या होता है, अगर बीटा होता है तब आप अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये आप देखोगे तो इसके कारण ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो ये
फॉर्मूला बनता है। अगर कॉस की बात करता है तो बी इज इक्वल बेटा क्या होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और यहाँ पर बेटा आई अपॉन में आर होता है, और कॉस अल्फा और प्लस कॉस बीटा हो जाता है। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। डन मेरे भाई, चलो स्क्रीनशॉट लेते हैं जाइएगा। आगे होता है एम्पियर के परिपथीय नियम। यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और पूछता ही है। एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब जैसे मान लेते हैं एक धारा लेते हैं, उसे लूप से बंद कर देते हैं, और इस पर क्या होता है एक धारा जा रही है या एक धारा है जिसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है। जब लूप से बंद कर देंगे तो ये मेरे भाई क्या होता है, कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल क्या होता है म्यू नॉट आई। जितनी भी धारा, जितनी भी इसके अंदर लूप होंगी, जिससे घिरा होगा, जितनी भी इसमें चालक तार होंगे और जितनी धारा होगी सबको जोड़ देंगे और म्यू नॉट से गुना कर देंगे। यही एम्पियर का नियम कहता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं परिपथीय नियम के अनुप्रयोग की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये आता है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, निकालेंगे। और आपको पता है कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उसके लिए लंबवत दिशा होती है, और हमें ये भी पता है दोनों की दिशा समांतर होती है, इसलिए दोनों के जो कोण होता है बेटा कितना होता है 0 डिग्री होता है। डन। तो आप कहते हैं एम्पियर के नियम के अनुसार यहाँ पर BDL और यहाँ पर तोड़ेंगे तो कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस की थीटा की वैल्यू कितना है 0 डिग्री। तो मेरे भाई यहाँ पर 0 डिग्री कर लोगे और म्यू नॉट आ जाता है। सब सॉल्व करोगे तो भैया BDL बराबर किसके आता है 2 पाई आर के रखोगे तो बी इक्वल क्या आता है बेटा भाई, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर होता है। इतना रखोगे 5 नंबर पा जाओगे, है ना। चलिए भाई, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। चलो मेरे भाई, बहुत ही शानदार जानदार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे आता है एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग नंबर दूसरा नियम होता है धारावाही परिनालिका। क्या होता है बेटा, तो यहाँ पर सीधे सीधे कहोगे जो दूसरा नियम होता है मेरे भाई धारावाही परिनालिका की बात करते हो। धारावाही परिनालिका एक उपकरण होता है जिसके द्वारा हम इसके अक्ष पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करते हैं। जैसे आप देखते हो कि समांतर प्लेट संधारित होता है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का एक साधन होता है। उसी प्रकार परिनालिका भी होता है आपका क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का एक साधन होता है। और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर होता है, तो आप ध्यान दोगे परिनालिका के अक्ष पर होता है। कहाँ पर होता है, तो आप कहोगे कि सर परिनालिका के अक्ष पर होता है। किस पर होता है मेरे भाई, तो आप कह दोगे सर परिनालिका के अक्ष पर होता है। डन। तो धारावाही परिनालिका में कार्डबोर्ड के एक मोटे गले का बेलनाकार खोखली नली होती है। जैसे मान लेते हैं कि कार्डबोर्ड के बेलनाकार है, तो इसमें हम क्या करते हैं फेरे लपेट देते हैं। क्या करते हैं बेटा, तो फेरे लपेट देते हैं। हमने कहा सर अगर मान लेते हैं कि हम ऐसा कुछ लूप लेते हैं, जब हम कुछ ऐसा लूप लेते हैं तो हमने कहा सर अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, अगर धारा बेटा क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप कह दोगे सर ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है। और अगर धारा क्लॉकवाइज की तरह है, यानी ऐसे कुछ चल रहा है, तो आप कह दोगे साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है। हम यहाँ पर फेरा ऐसे लपेट देते हैं, तो जब हम फेरे लपेटते हैं तो यहाँ पर एक उठाते हैं, तो भैया इसमें क्या है, तो आप कह दोगे सर ये उल्टा जा रहा है, तो ये वाला सिरा क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल, और ये वाला सिरा बेटा क्या हो जाएगा आपका साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है। किसकी तरह बेटा, तो आप कह दोगे सर साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है। डन। तो यहाँ पर आप देखोगे नॉर्थ पोल, तो इसका मतलब यहाँ से देखोगे अंगूठा क्या होता है नॉर्थ पोल, और जब इसकी बात करते हैं उंगलियाँ, ये क्या करता है उसके अंदर की ओर, तो इसका मतलब क्या होगा इधर अंदर की ओर जाएगा और इधर वापस आएगा बाहर की ओर, इधर बाहर की ओर, तो इसका मतलब क्या होगा इधर बाहर की ओर है, इधर अंदर की ओर जा रहा होगा। ठीक है, तो ये समझिएगा परिनालिका के जो अक्ष पर होता है, अक्ष पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, वो कितना होता है बी इक्वल म्यू नॉट एन आई होता है। एन की बात करते हैं एन अपान ए होता है, तो एन क्या होता है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, अर्थात स्मॉल एन बराबर क्या होता है कैपिटल एन अपान में एल हो जाता है। डन भाई। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या की बात करता है। गॉट इट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, आगे बात करते हैं। आगे बात आता है बेटा कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल। मतलब आप कहोगे सर, अगर कहोगे कि सर जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश बेटा क्या करता है गति करता है, तो उस आवेश पर सदैव एक प्रकार का बल काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। और ये बल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक्स अक्ष की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और वाई अक्ष की तरफ लगने वाले बल की दिशा है, और जेड की बात करते हैं तो जेड अक्ष पर क्या होता है आपका आवेश गतिमान होता है। अब मान लेते हैं कि जेड अक्ष पर ना होकर के ये भैया थीटा कोण पर आवेश गतिमान होता है, वी वेग से गतिमान हो रहा है। क्या होता है, कहोगे सर वी वेग से गतिमान होता है। तो इस पर उत्पन्न यानी लगने वाले बल क्या होते हैं, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन सा, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप कह दोगे सर के होता है, और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी होता है, और इसके बाद कहते हैं साइन थीटा के बराबर होता है। क्यों साइन थीटा इसलिए होता है क्योंकि ये लंबवत कोण पर सबसे अधिकतम होता है। क्या होता है, ये लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, तो लगने वाला बल अधिकतम होता है। ठीक, तो सभी कारकों जब हम मिलाते हैं तो एफ इज इक्वल क्या होता है क्यू बी साइन थीटा, और यहाँ पर के हटता है तो के की जगह क्या होता है अनुपातिक नियतांक होता है, जिसका मान क्या होता है के।
तो सीधे सीधे लगने वाला बल क्या होता है, F इज इक्वल QVB होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर आपका आवेश धनात्मक है यदि उसमें बल की दिशा ऊपर की ओर है, तो अगर आवेश आपका ऋणात्मक होता है तो बल की दिशा नीचे की ओर हो जाती है। ये चीज याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर पढ़ोगे उसमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, उसमें इसकी बेटा क्या होने वाली है, तो जरूरत पड़ने वाली है। डन, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे होता है कि लॉरेंज बल क्या होता है। ये लॉरेंज बल आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछ लेता है और आप ढक्कन की तरह भूल जाते हैं। सिंपल सी बात है, जब कोई आवेशित कण, ध्यान दीजिएगा, जब कोई आवेशित कण ऐसे स्थान पर गतिमान होता है या गति करता है जहां पर वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं, तो जब वैद्युत क्षेत्र होगा, आवेश होगा, तो चुंबकीय बल, वैद्युत बल काम करेगा। चुंबकीय क्षेत्र होगा, आवेश होगा, तो चुंबकीय बल कार्य करेगा। अर्थात उस आवेश पर अब 2 बल कार्य करेंगे। इन्हीं के योग को या इसी आवेश, उस आवेश पर लगने वाले नेट बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, यानी यही होता है कि अर्थात F नेट बराबर आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल, यानी Fe प्लस Fm हो जाएगा। जोड़ेंगे भैया F नेट बराबर ये आ जाता है। अब इसी का सदिश रूप लिखना, तो F नेट बराबर Q वेक्टर A प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V होता है। डन भाई, सिंपल सी बात है, इतनी चीजों को याद रखना, समझ लीजिएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं। आगे होता है कि अगर बल की दिशा ज्ञात करना है, अगर हमें चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करना, तो किसका यूज करना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है तो आप कह दोगे सर हमें दाएं हाथ के नियम का यूज करना है। किसके लिए, क्षेत्र के लिए। डन भाई, इतनी चीजें याद रखिएगा। अब मेरे भाई, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी मध्यमा और आपका अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो, जिसमें से अंगूठा क्या होता है, बल की दिशा, और तर्जनी आपके क्षेत्र की दिशा, और ये क्या होता है, गतिमान आवेश या धारा की दिशा को बताता है। सिंपल सी बात है, अंगूठा क्या होता है, बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्य आपका विद्युत धारा की दिशा को बताता है। सिंपल सी बात है। तो आपको याद रखना है कि बल के निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहोगे सर बल निकालने के लिए बाएं हाथ का नियम और क्षेत्र निकालने के लिए दाएं हाथ का नियम का यूज करते हैं। गॉट इट। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगली बात आती है। अब ये होता है कि जब आपका आवेशित कण ऐसे जगह पर गतिमान करता है जहां पर आवेशित कण की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समांतर हो, तो जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और गतिमान आवेश की दिशा दोनों की समांतर होती है तो भैया कोण 0 हो जाता है, तो लगने वाला बल बेटा क्या होता है, 0 हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, न्यूनतम बल आपका 0 ही होगा, यहाँ पर न्यूनतम बल कार्य करता है। गॉट इट। अब दूसरे केस होता है जब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, जब क्या होता है, आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और ये आवेश इधर गतिमान होता है तो ये वृत्ताकार मार्ग बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, तो ये वृत्ताकार मार्ग बनाएगा, मतलब मैक्स अधिकतम बल कार्य करेगा। जब आपका आवेश अब अंदर की ओर क्रॉस है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है और आवेश ऐसे गतिमान कर रहा है तो 90 डिग्री, और जैसे 90 डिग्री का काम करता है तो यहाँ पर आवेश है तो भैया एक बल अंदर की ओर खींचेगा, एक बल अंदर की ओर खींचेगा, तो ये कैसा मार्ग बना लेता है, तो ये बना लेता है वृत्ताकार मार्ग बना लेता है। ठीक है, तो जब वृत्ताकार मार्ग बना लेता है तो भैया वहां पर जो आवेश होता है, आवेश पर 2 बल कार्य करेंगे, अंदर की ओर अभिकेंद्र बल और एक क्या होता है वैद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल होता है, यानी mv r स्क्वायर अपॉन में r, mv स्क्वायर अपॉन में r, और qvb यहाँ से v से v कैंसिल होता है तो mv बराबर ये r बराबर बेटा ये फॉर्मूला होता है mv अपॉन में qv होता है। r बराबर यानी त्रिज्या कितनी हो जाती है, तो त्रिज्या आपको निकालने के लिए mv अपॉन में qv निकालना होता है। ठीक है भाई। अब यहाँ से चाल बराबर आपको पता है दूरी बटे समय होता है, तो v बराबर यानी जब वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो वृत्तीय चाल बराबर 2 पाई r अपॉन में t होता है। यहाँ से t निकालोगे 2 पाई r अपॉन में v। अब यहाँ से r की जगह बेटा mv अपॉन में qv लिखोगे, वही जब लिखोगे तो t बराबर क्या होता है 2 पाई m अपॉन में qv हो जाता है। t बराबर क्या होता है 2 पाई m अपॉन में मेरा भाई qv हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है कण की गतिज ऊर्जा अगर k है, यदि किसी कण की जो गतिज ऊर्जा k है तो आप कह दोगे k बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 2 के लिखोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई m से मल्टीप्लाई, इस चीज को याद रखिएगा, आज नहीं हर चैप्टर में इसका काम आने वाला होता है। m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करते हैं तो मेरे भाई m एक इधर चला जाता तो mv स्क्वायर अपॉन में m हो गया, तो mv का होल स्क्वायर कर दोगे और mv की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो मेरे भाई qrb होता है। बस आप लिखोगे कि r बराबर √2 के m अपॉन में qb हो जाता है, r बराबर √2 के m अपॉन में r qb हो जाता है। ठीक भाई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। फिर आगे चलते हैं। आगे होता है यदि कण की आवृत्ति, तो कहता है कण की आवृत्ति f हो तो आपको पता है f बराबर क्या होता है 1 अपॉन में t होता है, t का मान रखेंगे तो f बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। फिर आता है कोणीय वेग ओमेगा, तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन में t होता है, यहाँ पर रखोगे तो ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग बराबर qb अपॉन में m होता है। क्या होता है, qb अपॉन में m होता है। ठीक है, ये तो ऐसे दिया है तो आपको समझना है कि qb अपॉन में m होता है, सारी चीजें निकाल सकते हैं। गॉट इट। चलो मेरे भाई आगे चलते हैं।
आ गया था बेटा, ये वाली बात आती है। यहाँ पर आता है क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही तार पर लगने वाला चुंबकीय बल होता है। कि मान लेते हैं कि हमने कहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक तार है जिसे हम क्या करते हैं, जिसकी लंबाई l है और उस पर चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा जाता है। जब थीटा कोण पर रखते हैं तो हमें पता है कि चालक पर क्या होते हैं, चालक पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है, मान लेते हैं धारा की दिशा हम ऊपर की ओर प्रवाहित कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा क्या होती है, धारा के विपरीत होती है। तो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गतिमान कर लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं यदि चालक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होता है, F1 बराबर EVD, वेलोसिटी VD हो जाती है और चुंबकीय क्षेत्र ये हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी Al इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता है कि F बराबर यानी L VD होता है, तो यानी VD हो जाता है बेटा क्या, I बराबर यानी धारा होती है और ये पर IBL होता है। यहाँ पर अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो यानी उसका सदिश रूप, तो F बराबर क्या होता है IBL, और अगर सदिश रूप की बात करते हैं तो सीधे सीधे आपका क्या है, धारा अदिश राशि है, और VDL यहाँ पर लिखोगे वेक्टर V क्रॉस L लिख दोगे। क्या लिख दोगे, वेक्टर V क्रॉस L लिख दोगे। ये इसका बेटा क्या है, सदिश रूप है। गॉट इट। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ चलते हैं, आगे बढ़ चलते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला क्या है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। मेरे भाई सीधे सीधे बात करते हैं कि हम लेते हैं कि माना दो समांतर चालक तार हैं जिनकी लंबाई क्रमशः L है और उनमें देखते हैं उनके बीच की दूरी क्या है, D है। हमने कहा एक बार दो स्थितियां होती है, एक बार उनमें हम क्या करते हैं, धारा की दिशा समान लेते हैं और एक बार धारा की दिशा विपरीत लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब दोनों चालकों पर धारा की दिशा समान हो, जब दोनों चालकों पर धारा की दिशा बेटा विपरीत होती है। तो यहाँ पर होता है कि जब धारा की दिशा समान होती है तो हम कहते हैं, मान लेते हैं दोनों में I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो एक ही दिशा में है। तो हमने कहा सर एक ही दिशा में, तो यहाँ पर दाएं हाथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हमने कहा दाएं हाथ के देखते हो तो भैया इस तरह है, अंदर की ओर है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बाहर की ओर, तो एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। जब दोनों विपरीत दिशा में होते हैं तो आकर्षण बल कार्य करता है। जब दोनों धारा समान होती है तो आकर्षण बल होता है दोनों के बीच में, और दोनों की धारा जब विपरीत होती है तो यहाँ पर क्या कह दोगे, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्या कहोगे बेटा, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। गॉट इट। तो यहाँ समझिएगा। अब हमने कहा सर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, अनंत लंबाई के कारण, या कह दोगे सर μ0/2πr होता है। तो सीधे सीधे कहोगे भैया यहाँ पर P के बाद इसके दोगे तो V1 बराबर μ0 I1/2πd होता है, और लगने वाला जो बल होता है तो क्या होता है IBL L हो जाता है। तो लगने वाला जो बल होता है बेटा क्या होता है, तो ये कहोगे कि F1 बराबर μ0 I1 I2 L/2πd होता है। बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि अगर धारा की दिशा समान है तो आकर्षण बल, और धारा की दिशा विपरीत हो तो आप क्या कहोगे, तो प्रतिकर्षण बल कहोगे। कहोगे कि नहीं कहोगे, तो बोलो हाँ जी सर एकदम कहेंगे। मजा आया गाइस, तो बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। अब ये होता है, इसी से एम्पियर की परिभाषा पूछता है। एम्पियर की परिभाषा कहता है कि यदि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा होती है जो निर्वात में अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो। क्या हो, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, और दो सीधे लंबेवार समांतर तारों में प्रवाहित जो धारा होती है प्रत्येक तार की प्रति लंबाई मीटर पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर I1 फॉर्मूला रखते हैं, यह हमारे पास फॉर्मूला है, सबकी वैल्यू 1 रख देते हैं, तो यहाँ पर कैंसिल कर दोगे तो यह बराबर कितना, तो μ0 क्या था, ये आता है, ठीक है। तो ये आप लगने वाला बल क्या होता है, एम्पियर की परिभाषा होती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ की बात क्या होती है, सिंपल सी बात कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर उत्पन्न बल आघूर्ण क्या है, समझते हैं। हमने कहा सर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, एक धारावाही लूप रख देते हैं। क्या रख देते हैं बाबू, तो एक धारावाही लूप रखते हैं जिसका नाम क्या है ABCD है, और ये क्या करता है, घूम रहा होता है, किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। मान लेते हैं हम इसको रख दिए, तो भैया यहाँ पर रखने के बाद हमने देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर क्या रखते हैं, पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो निकाल चुके हैं। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बेटा क्या है, इधर जा रही है। अब बल की दिशा ज्ञात करना है। हमने कहा सर इस पर देखते हैं, यहाँ धारा I जा रही है और इधर वापस आ रही है। तो हमने कहा सर इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई B है। L और B है, ये L है तो ये भी L है, ये B है तो ये भी B है ना। आयताकार लूप है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई ये ले लेते हैं और चौड़ाई ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, हमने कहा सर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और ये बेटा क्या है, लंबवत है। तो लंबवत है तो इसका मतलब यहाँ पर लगने वाला बल कार्य करेगा, तो ये लब कार्य कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे इस पर हमारे पास 4 चालक हैं, इस पर देखेंगे तो भैया क्या होता है, समांतर होता है या 180 डिग्री। तो समांतर की बात करते हैं 0 आता है, यहाँ पर 0, तो इन दोनों पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, यानी इन दोनों चालक तार पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाले चालकों पर बल कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लंबवत है। हमने कहा सर यहाँ पर बल काम करेगा, F बराबर IBL काम करेगा। कितना काम करेगा, F बराबर IBL करता है। क्या करता है, F बराबर IBL। देख लेते हैं भाई, हमारा कहता है कि माना एक आयताकार लूप ABCD है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखा। यदि लूप की भुजा AB व CD है, चौड़ाई B है और तथा ये भुजा ये क्या है, लंबाई है, ठीक
ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, भुजा एडी पर आरोपित बल एफ एडी बराबर, हमने कहा एडी की बात करते हैं तो एडी की बात करते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो निकालेंगे आईबीएल आएगा, और भुजा सीडी पर तो 0 आएगा। सभी भुजा पर हम आरोपित बल निकालते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 भुजाओं पर बल प्राप्त होता है, एक पर अंदर की ओर होगा, क्यों? अब देखो भाई, यहाँ पर हमने कहा सर यहाँ पर धारा की दिशा बाहर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी ओर, हमने कहा सर इससे लेते हैं तो भैया वहाँ पर क्या होगा, तो आप देखो धारा की दिशा इधर है, क्षेत्र की दिशा इधर है, तो बाहर की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो आप कह दोगे भैया चुंबक लगने वाला बल क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। क्या कहोगे बेटा, तो आप कह दोगे लगने वाले बल की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। अब देखते हैं दूसरे चालक तार पर, दूसरा चालक तार मेरे भाई क्या होता है, तो दूसरे चालक तार पर देखोगे धारा की दिशा क्या होगी, तो मेरे भाई धारा की दिशा अंदर की ओर, ऐसे देखोगे, यहाँ पर देखोगे मेरे भाई धारा की दिशा नीचे की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर, तो लगने वाला बल इधर अंदर, यहाँ पर धारा की दिशा बेटा क्या होती है, ऊपर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर अंदर हो जाएगी, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए मेरे भाई, तो यहाँ से देखेंगे तो देखने के बाद हमें क्या पता चलता है, हाँ देखने के बाद मेरे भाई क्या होता है, तो देखने के बाद आप पता चलता है ये है, तो लगने वाला बल आपने कहा बल आघूर्ण बराबर बल गुणे क्रियात्मक दूरी होती है, तो यहाँ पर क्रियात्मक दूरी किसके सापेक्ष घूम रही है, तो आप कहोगे सर बी के सापेक्ष घूम रहा है, तो यहाँ पर ये टाउ बराबर क्या होता है, यानी बी ये होता है। यदि कोण थीटा कोण पर स्थित रहता है तो यहाँ पर देखोगे भाई थीटा कोण घूमेगा, तो यहाँ पर लगने वाला बल क्या हो जाता है, टाउ बराबर यानी ये बी हो जाएगा। गॉट इट। स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक बाबू। चलो आगे की बात करते, अगले बात आती है धारा मापी। धारा मापी क्या होता है, एक सूक्ष्म धारा मापने का एक यंत्र होता है जो अत्यंत सूक्ष्म धारा को मापता है तथा उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है, ठीक है। तो क्या होता है, उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है, उसे हम धारा मापी कहते हैं। बेसिकली धारा मापी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक चल चुंबक धारा मापी और एक क्या होता है, चल कुंडली धारा मापी। यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, धारा मापी में चुंबक गतिमान होता है और क्या होता है, कुंडली होती है स्थिर होती है। तो जब इसकी बात करते तो बहुत महंगी होने लगी और ज्यादा स्पेस लेता है, तो इसका यूज खत्म कर दिया गया, इसका यूज ही नहीं हुआ। फिर इसके बाद चल कुंडली धारा मापी, तो इसमें क्या होता है, धारा में क्या होता है, स्थिर रहता है, कुंडली विक्षेपित होता है। तो भैया यहाँ पर क्या होता है, सस्ता होता है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर कुंडली स्थिर होता है। भाई जब चुंबक को लेंगे, चुंबक ज्यादा स्पेस घेरेगा, ज्यादा घुमाएगा, चुंबक ज्यादा स्पेस लेगा और ज्यादा घुमाएगा, है ना, तो इसलिए ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया था और ज्यादा स्पेसी हो गया था। तो आपके बाद में जो चलन में आया चल कुंडली धारा मापी। अब इसकी बात करते तो ये भी 2 प्रकार की होती है। चल कुंडली धारा मापी बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निलंबित कुंडली धारा मापी यानी जो लटकी होती है कुंडली, और एक में कुंडली क्या होती है, किलकित होती है, 2 चूल्हों से या 2 चूल्हों से हम क्या होते हैं, इसमें कहेंगे 2 धुरी से बंद टिकी होती है। 2 धुरी के बीच में बेटा क्या होता है, ऐसे टिकी होती है और इसमें क्या होती है, लटकी होती है, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है कि दोनों क्या होते हैं, धारा मापी एक ही सिद्धांत पर क्रिया विधि एक ही है, बस दोनों की संरचना में थोड़ा सा अंतर होता है, दोनों की संरचनाएं अलग अलग होती है, बाकी क्रिया विधि और सिद्धांत दोनों का एक ही होता है। सिद्धांत क्या होता है, तो बल आघूर्ण, यानी क्या होता है, किसी भी कुंडली पर उत्पन्न बल आघूर्ण के कारण होता है, ठीक है, डन। चलो भाई आगे देखते हैं। तो निलंबित कुंडली क्या होती है, कुछ ऐसे ही लटकी होती है भैया, 2 दंड नाल चुंबकों के बीच में लटका होता है। अब मेरे भाई यहाँ पर मरोड़ टोपी से बंधा होता है, फास्फर ब्रांच की पत्ती होती है, सीधे लटका होता है। क्या होता है, सीधे तरीके से मेरे भाई ये लटका होता है। तो यहाँ पर देखोगे ये सारी चीजें हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पर संरचना एक आयताकार कुंडली होती है जो कि तांबे के पतले तार एल्युमिनियम व फ्रेम के ऊपर लपेटकर बनाई जाती है। इस कुंडली को एक पतली क्या होती है, पतली फास्फर ब्रांच की पत्ती से एक स्थायी घोड़ा नाल चुंबकीय NS और बेलनाकार ध्रुवखंडों के बीच में लटकाया जाता है। पत्ती का ध्रुव मरोड़ टोपी से बंधा होता है। ये सारी चीजें आपको याद कर लेना है, सारे कुछ अलग कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देना है, ठीक बेटा। चलो ये सारी चीजें हैं, आप पढ़ लोगे। इसमें देखो क्रिया विधि की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो भाई सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्रिया विधि किसी एक की पढ़ लेते हैं, बाकी का संरचना तो दोनों का अलग अलग है, संरचना अलग करते हैं, क्रिया विधि सेम है। तो कहते हैं कि मानक कुंडली धारा मापी कुंडली फेरों की संख्या n है और तथा प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल a है। कुंडली का एक समान चुंबकीय क्षेत्र b है। जब कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक प्रकार का बल आघूर्ण कार्य करता है। तो हमने कहा सर बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर NIAB होता है, ठीक है। और यदि निलंबन जो पत्ती की मरोड़ दृढ़ता c हो तथा निलंबन पत्ती में से एक ऐंठन क्या होता है फाई हो, तो आप कह दो प्रत्ययन बल युग्म बराबर क्या होता है, C फाई होगा। क्या होगा, प्रत्ययन बल युग्म बराबर क्या होता है, C फाई होता है। अर्थात संतुलन की अवस्था में देखें तो बल आघूर्ण बराबर प्रत्ययन बल होता है। तो यानी भाई यहाँ से धारा क्या हो जाती है, धारा बराबर C फाई अपन में यानी AB होता है। धारा बराबर बेटा क्या होता है, C फाई अपन में NAB होता है। गॉट इट। चलो मेरे भाई यहाँ पे क्रिया विधि, तो धारा सुग्राहिता की बात करते हैं। किसकी बात करते बाबू, तो आप कहोगे सर धारा सुग्राहिता की बात करते हो। किसकी बात करें बाबू, तो कहोगे सर धारा सुग्राहिता की बात करते हो, ठीक है। तो धारा सुग्राहिता क्या होता है, तो कहोगे धारा मापी की धारा सुग्राहिता एवं कुंडली में एक प्रति एकांक धारा के लिए जो उत्पन्न विक्षेप से मापी जाती है। मतलब सेंसिटिविटी ऑफ करंट इज इक्वल होता है फाई अपॉन में, ये SI इज इक्वल क्या होता है यानी NAB अपॉन में C होता है, यानी AB अपॉन बेटा क्या होता है, C होता है, ठीक है। इसके बाद होता है वोल्टेज सुग्राहिता, यानी दोनों विक्षेप तथा कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न वोल्टेज के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं।
यहाँ से देखोगे वी एस इज इक्वल 5/v और v इज इक्वल बेटा आई आर होता है। यहाँ से देखेंगे तो वी एस इज इक्वल यानी ए बी अपॉन में सी आर होता है, यानी ए बी अपॉन बेटा क्या होता है मेरे भाई, यानी ए बी अपॉन में सी आर होता है। गॉट इट। चलिए भाई आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे भाई धारामापी का रूपांतरण। यहाँ से बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। हमने कहा सर धारामापी का रूपांतरण एक बार अमीटर में किया जाता है और एक बार बेटा क्या होता है वोल्टमीटर में किया जाता है। तो धारामापी का क्या होता है अमीटर में रूपांतरण। तो अमीटर क्या होता है, तो धारा मापने का एक यंत्र होता है जिसे सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा नियत होती है, इसलिए इसे क्या किया जाता है हमेशा अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है किसी भी परिपथ में। डन। और संट क्या होता है, तो संट क्या होता है एक निम्न प्रतिरोध का तार होता है। संट क्या होता है, तो एक ऐसा तार है जिसका प्रतिरोध बहुत ही निम्न होता है, बहुत ही कम होता है। अर्थात धारामापी के साथ एक निम्न प्रतिरोध बोले तो तार को जब समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो धारामापी अमीटर में परिवर्तित हो जाता है। धारामापी बेटा क्या होता है अमीटर में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कहोगे सर इसका जो प्रतिरोध होता है आई से जितना होता है आई माइनस आई जी होता है, मतलब इसका प्रतिरोध कम होता है इससे आई से, है ना। इसका प्रतिरोध बेटा क्या होता है कम होता है। डन। तो विभवांतर क्या होता है नियत होता है, श्रेणी क्या होता है आप समांतर क्रम में विभवांतर नियत होता है, तो इसलिए Vg बराबर Vs कर दोगे। Vg का मतलब होता है कि यहाँ पर Vs की बात करता है तो आई आर होता है, यहाँ पर आई माइनस आई जी इंटू एस होता है और आई जी इंटू जी हो जाता है। मैं भाई यस इज इक्वल क्या होता है आई जी इंटू जी अपॉन में आई माइनस आई जी होता है, अपॉन में क्या होता है आई माइनस आई जी होता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो धारामापी का वोल्टमीटर, ये बेटा ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। तो वोल्टमीटर को सदैव क्या किया जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और यहाँ पर क्या होता है क्योंकि यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है विभवांतर नियत होता है। हमने कहा सर यहाँ पर धारामापी एक ऐसा होता है जो उच्च प्रतिरोध के तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरित हो जाएगा, है ना। मतलब एक ऐसे लेते हैं, हमने कहा एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं, गैल्वेनोमीटर में से आर प्रतिरोध यानी उच्च प्रतिरोध का एक तार जोड़ देते हैं, इसका विभवांतर Vg और इसका विभवांतर Vr है। हमने कहा सर यहाँ पर धारा बराबर होती है तो आई एस आई जी इक्वल आई आर होता है। आई जी इक्वल क्या होता है वी अपॉन में जी होता है, तो यहाँ पर वी अपॉन में जी लगाएंगे, यहाँ से आपका क्या हो जाता है धारामापी का रूपांतरण हो जाता है किसमें वोल्टमीटर में। ठीक है, तो धारामापी का रूपांतरण होता है। तो यहाँ से ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, और यहाँ से चैप्टर मजा आया होगा। आई होप कैसा रहा तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और इसको एग्जाम टाइम में जितने बच्चे कम समय में पढ़ना चाहते हैं उन तक पहुँचा दीजिएगा। बाकी मिलते रहेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तब मिलते रहेंगे, टेक केयर, आराम से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय, हैंड लव यू टू ऑल।